हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। और आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट फ्रॉम योर बुक रैप्सोडी। ओके, सो ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। अगर आप लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है मेरे चैनल पे तो वो अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा। मैंने हर तरीके से हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, तो होप आपको वो वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और साथ ही साथ ये सॉल्व करने भी आपको ईजी हो जाएगा। और मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं हर एक आंसर्स को प्रेसिसली डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी कि इसका आंसर ये क्यों है, इसका आंसर ये क्यों है। तो अगर आपको किसी भी आंसर्स को लेके कोई कन्फ्यूजन रहता है कि मैम इसका आंसर ये भी तो हो सकता था, ये क्यों नहीं है, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसको कमेंट में आपको सही तरीके से डिस्क्राइब भी कर दूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट अ फ्लैग स्टैम्प। ओके, options are: it is a pond used to soften flags, it is a stinky and vibrant place, it is here blue bottles create bubbles, and it is the dam rotting flag swelters in the sun. So the correct option is option number C, जो कि करेक्ट नहीं है कि ब्लू बॉटल क्रिएट बबल्स और ब्लू बॉटल का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है। अगर आपने पोएम नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़ना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। What is describes in the poem as green and heavy-headed? Green and heavy-headed है क्या? Rotted flags, blue bottles, butterflies, dragonflies, क्या है? It's option number A, that is rotted flags. Okay, next आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। What are the used swords used to weigh down the flags? Heavy logs of wood, heavy bundles of leaves, heavy tufts of grass, or none of the above. So the answer is option number C, that is heavy टफ्स ऑफ ग्रास। वो भी पोएम में बहुत ही आसानी से मैंशनड है। ओके, व्हाट इज इट दैट स्वेल्टर्ड इन द पनिशिंग सन? इट क्या है, क्या स्वेल्टर्ड हो रहा है पनिशिंग सन से? ओके, फ्लैग्स, द स्पीकर, द लिविंग क्रिएचर्स, और नन ऑफ द एबव। सो द करेक्ट आंसर इज फ्लैग्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच टाइप ऑफ इमेजरी इज यूज इन द लाइन गिवन बिलो? बबल्स, गार्गल, डेलिकेटली। किस तरह का ये इमेजरी यूज़ किया गया है? तो गार्गल साउंड आ रहा है ना, तो ये कैसा है? आपका विजुअल, ऑल्फैक्टरी, टैक्टाइल और ऑडिटरी। जैसे मैंने पहले बोला साउंड आ रहा है तो दैट इज ऑडिटरी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। व्हाट डू द ब्लू बॉटल्स प्रोड्यूस इन द फ्लैग स्टैम्प? क्या प्रोड्यूस करता है ब्लू बॉटल्स के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 में भी था। क्या ये बबल्स प्रोड्यूस करता है? क्या प्रोड्यूस करता है? सो ऑप्शंस आर बबल्स, ऑप्शन बी buzzing sound, option C flags, option D none of the above. So the correct option is option B, that is buzzing sound. Okay, question number 7 में आते हैं। What does the speaker find as best of all? Options are A, the frog spawn, B, the butterflies, C, the dragonflies, D, the blue bottles. So the answer is option number A, that is the frog spawn. Let's come to question number 8. Which figure of speech is used in the line of frog spawn that grew like clotted water? Okay, कौन सा फिगर स्पीच यूज़ किया गया? ए पर्सोनिफिकेशन, बी मेटाफोर, सी सिमिले, और डी एल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज सिमिले, क्योंकि एक डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। लाइक वर्ड जब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो कि यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल किया गया है कंपैरिजन में, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि वो सिमिले होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्हाट आर द ब्लू बॉटल्स, ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज एंड फ्रॉग स्पॉन सिम्बॉलिक ऑफ? क्या सिम्बोलाइज करते हैं ये? ठीक है, सो कलर्स इन द फ्लैग स्टैम्प, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज लाइफ इन द डिकेइंग फ्लैग्स, ऑप्शन सी इज ब्यूटी इन द फ्लैग स्टैम्प, और ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबव। सो द करेक्ट, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हमको ढूंढना है। सो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? लाइफ इन द डिकेइंग फ्लैग्स। ये क्या सिग्निफाई करते हैं ये चीज़ें? लाइफ इन द डिकेइंग फ्लैग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। Question number 10 says, what is the phrase every spring suggestive of in the poem? Okay, A, beginning of new life, the speaker's enchantment with the flag stamp, C, the speaker's routine of visiting the flag stamp, D, none of the above. अब यहाँ पे every spring जो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ से कोई लेना देना इसका नहीं है। एवरी स्प्रिंग का ना ही इसका कोई एन्चांटमेंट से लेना देना है, इसका सीधा सीधा जो है लेना देना है इस स्पीकर के रूटीन से, जो वो हमेशा एवरी स्प्रिंग यूज टू विजिट द फ्लैग स्टैम्प। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, विच फिगर स्पीच इज यूज इन द लाइन गिवन बिलो? I would fill jam pot fulls of the jellied, and it goes on. So options are A, personification, B, metaphor, C, assonance, or option D is simile. So the correct answer is option number C, that is assonance. If you want to know about assonance, do write in the comment section. I will explain it to you. Okay. Question number 12 पे आते हैं, what is the act of the filling pots of jam with frog spawn suggestive of? Okay, ये क्या suggest कर रहा है? Okay, act of filling pots of jam with frog spawn suggestive of childlike innocence, B, research of a naturalist, C, both A and B, or option number D, none of the above. So the correct answer is both A and B. Okay, that is childlike innocence and the research of a naturalist. Okay, question number 13 पे आते हैं, which of the following literary devices is used in the line given below? On shelves at school and wait and watch until. So it is very clear, but let's see the options: alliteration, metaphor, simile, personification. So the correct answer is alliteration, because you can see shelf, school, wait, watch. ठीक है. Okay, next question number 14 is, the flattening dots are metaphor for which the following of the following? Okay, so options are rotting flax, butterflies, C, growing eggs, or D, dragon फ्लाइज. ओके, सो किसका फ्लैटनिंग डॉट्स मेटाफोर है यहाँ पे? वेरी इजी, इट्स ग्रोइंग एग्स. ओके, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डू फ्लैटनिंग डॉट्स बर्स्ट इनटू? ये जो फ्लैटनिंग डॉट्स है ये किस में बर्स्ट होते हैं? बटरफ्लाई, टैडपोल्स, ड्रैगन फ्लाइज, ब्लू बॉटल्स किसके थे? फ्रॉग के स्पॉन थे, तो किस में बर्स्ट होंगे? टैडपोल्स में. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, हु वॉज मिस वॉल्स इन द पोएम? मिस वॉल कौन थी पोएम में? द स्पीकर्स मदर, अ नेचुरलिस्ट, सी द स्पीकर्स टीचर, और नन ऑफ द एबव. सो मिस वॉल्स वॉज स्पीकर्स टीचर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, हाउ कुड द स्पीकर प्रेडिक्ट वेदर बाय लुकिंग एट द फ्रॉग्स? Okay, from their size, from their color, from their tail, none of the above. So you can find the poem कि कैसे वो करते थे? From their color. Okay, so option number B is the correct answer. Next come to question number 18. In the second stanza of the poem, the speaker could smell which of the following? किसको smell कर सकते हैं? Okay, A, cow dung, B, rotting flax, द डैम एयर, और नन ऑफ द एबव. सो सेकेंड पैराग्राफ में हम देखते हैं काउ डंग को मेंशन किया गया है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज काउ डंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेडेड द फ्लैक्स डैम? किसने इन्वेड किया था? ओके, द टैडपोल्स, द डांसिंग ड्रैगन फ्लाइज, सी द रॉटिंग फ्लैक्स, और डी द एंग्री फ्रॉग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, द एंग्री फ्रॉग. Okay, question number 20, who is I who ducked through the hedges? Okay, options are the speaker, the angry frog, the frog spawn, or none of the above. So the correct option is option number A, the speaker. Okay, the speaker is the correct option. Okay, question number 21 पे आते हैं, the air was thick with bass chorus of which of the following? The group of flies, the group of cows, the group of frogs, none of the above. किसके बैस कोरस से एयर फिल हो गया था? सो इट वॉज द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़. क्वेश्चन नंबर 22 इज, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द लाइन गिवन बिलो? देयर लूज नेक्स pulse like sails. Again you see the word like is used here for comparison. So the correct option is option number B, simile. I have not read other options, so let me read it. Option number A is metaphor, option number B is simile, option number C personification, option number D assonance. So correct answer is option number B, that is simile. Okay, next we come to question number 23. Who are referred to in the poem as mud grenades? किसको मड ग्रेनेड्स कहा गया है? ओके, ऑप्शन नंबर ए द डिकेड फ्लैक्स, ऑप्शन नंबर बी द थिक स्लॉबर, ऑप्शन नंबर सी द एंग्री फ्रॉग्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी द एंग्री फ्रॉग्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं. हाउ डज द स्पीकर फील ऑन हियरिंग देयर ब्लंट हेड्स फार्टिंग? ओके, ए इंक्विजिटिव, डिस्गस्टिंग, C enchanted, none of the above. So the correct option is option number B, that is disgusting. Was feeling disgusting. Okay. Question number 25 is, who are referred to as the great slime kings?
किसको कहा गया है? द ग्रेट फ्लाइंग किंग्स. ओके, ए द लिविंग क्रिएचर्स इन द फील्ड, द इंसेक्ट्स इन द फ्लैक्स डैम. ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर सी इज द इन्वेडिंग फ्रॉक्स और नन ऑफ द एबव. सो कौन है द ग्रेट फ्लाइंग किंग्स? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, द इन्वेडिंग फ्रॉक्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं. व्हाट वुड हैपन इफ द स्पीकर वुड पुट हिज हैंड इन द फ्रॉक स्पॉन. ओके, क्या होगा अगर स्पीकर ने अपना हाथ डाल दिया फ्रॉक स्पॉन पे? ठीक है, फ्रॉक स्पॉन के अंदर. ए, ही विल बी पुल्ड इनसाइड. बी, ही विल बी बिटन बाय द इंसेक्ट्स. सी, हिज हैंड विल बी क्लच्ड और नन ऑफ द एबव. सो इसको किस बात का डर था स्पीकर को अपने हाथ डाल में? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट हिज हैंड विल बी क्लच. उसके हाथ को पकड़ लिया जाएगा फ्रॉक स्पॉन द्वारा. ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27. व्हाई डिड द फ्रॉक्स वांट टू टेक रिवेंज ऑन द स्पीकर? ओके, क्यों बदला लेना चाहते थे? ओके, ए फॉर स्टीलिंग द फ्लैक्स डैम, बी फॉर स्टीलिंग द फ्रॉक स्पॉन, सी फॉर डिस्ट्रॉइंग द फ्रॉक स्पॉन, none of the above. So the speaker was fear. What was the fear of the speaker? That he has stolen the frog spawn. तो इसीलिए उसको लगता था कि फ्रॉक्स उससे क्यों रिवेंज लेंगे? फॉर स्टीलिंग देयर फ्रॉक स्पॉन. ओके, सो ऑप्शन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है. How did the speaker feel at the end of the poem? At the end of the poem, speaker को कैसा लगता है? Okay, fearful and loathsome, inquisitive and angry, revengeful and indignant, and fear and innocence. तो बहुत ही करेक्ट ऑप्शन जो इसमें आ रहा है वो है fearful and loathsome. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये आज का वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये. और अगर पसंद आया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक चैनल, तो आज ही सब्सक्राइब करो ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँ. ग्रामर का भी मैंने स्टार्टिंग कर दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.